हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 6 त्रिभुज। तो हमने कल देखा त्रिभुज के कुछ बेसिक्स के बारे में, कुछ उसकी गुण के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा। आज हम शुरू करेंगे उसकी एक प्रमेय, प्रमेय 6.1। चलो शुरू करते हैं। तो प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अच्छा, समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मतलब एक त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो मैंने मान लिया इस त्रिभुज का नाम है ए बी एंड सी। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। तो मैंने मान लिया कि एक कोई भुजा है बीसी, उसके समांतर एक और मैंने बना दी है डी और ई, जो कि ए बी भुजा को डी बिंदु पर और ए सी भुजा को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो हमने एक रेखा खींच दी है डी ई। ठीक है। तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहना चाहता है कि ये ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ए डी विभाजित मतलब दो भागों में बांटती है, मतलब ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। ये थ्योरम कहती है कि ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है। अब हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि क्या सही में ऐसा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम पहले, सबसे पहले, ये थ्योरम्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उसको किस तरह से करते हैं देखिए। सबसे पहले लिखते हैं हमको जो दिया हुआ है। तो हमको दिया है, क्या दिया है हमको, त्रिभुज एबीसी में जो डीई भुजा है वो समांतर है बीसी के। ये वाला साइन किसका होता है? समांतर का। तो डीई भुजा समांतर है बीसी के, ये हमको दिया हुआ है। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है। अच्छा, इस प्रमेय को हम सिद्ध करने के लिए एक रचना करेंगे। रचना मतलब हम अपनी तरफ से कुछ बनाएंगे इसमें। प्रमेय है, आपको याद करना पड़ेगा, तो समझ समझ सकते हो कि किस तरह से आपको समझना है। बाकी इसको याद करना पड़ेगा कि ऐसा ही करते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम बी को ई से मिला देंगे और डी को सी से मिला देंगे। एक तो ये करेंगे। एक क्या करेंगे, भुजा ए बी पर हम ई से एक लंब बनाएंगे। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर। इसका नाम दे दिया मैंने ई एन। और यहां से एक बनाएंगे भुजा ए सी पर, उसका नाम दे दिया मैंने डी एम। इस तरह से। तो रचना में क्या किया, बीई को बीई एवं सी डी को मिलाया। अच्छा, एक तो ये किया। उसके बाद क्या किया, भुजा ए बी पर ई एन तथा भुजा ए सी पर डीएम लंब बनाया। अच्छा, लंब क्यों बनाया ये भी समझ में आ जाएगा। लंब बनाया। अच्छा, ये ठीक है। अब इसमें लिखते हैं हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एडी बट्टा डीबी बराबर है एई बटा ईसी के। ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा, कैसे करते हैं अब चलते हैं। अच्छा, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं इसको यहां भी डाल देता हूं।
हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो अब करते हैं शुरू काम यहाँ से। कैसे करेंगे, जो हमको सिद्ध करना है कि एडी बटे डीसी, एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के। तो हम इसके लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफलों का यूज करेंगे। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बट्टा दो आधार गुणा ऊंचाई। ये पढ़ा होगा पहले भी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बट्टा दो आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस तरह से लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं एरिया। जैसे एबीसी का क्षेत्रफल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एबीसी। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, तो हम इसके लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे कि त्रिभुज ए डी, समझना, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज एरिया ऑफ एडीई, एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज अब एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक बटे दो, जो आधार किस पे होता है, जिस पर लंब पड़ा हुआ होता है, तो इसका आधार क्या होगा, एडी, एडी आधार हो जाएगा, तो एडी, और लंब क्या हो जाएगा, ई एन, क्योंकि ई एन इस पे लंब है, तो एरिया ऑफ एडी गुणा ई एन, ये हो गया आपका एरिया ऑफ एडीई। अच्छा, एरिया ऑफ एडीई निकाल दिया। अब निकालेंगे हम इससे, देखो अब मेन मकसद क्या है, एडी और डीबी को अपन को लाना है पिक्चर में। तो एडी तो आ गई, अब डीबी को लाना है। तो डीबी के लिए क्या करेंगे हम, डीबी के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे डीईवी, तो एरिया ऑफ डीवीई, तो एरिया ऑफ डीवीई क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो आधार हो जाएगा इसका डीवी, और इसके लिए भी लंब क्या है, इसके लिए भी लंब क्या रहेगा, ई एन ही रहेगा, तो ई एन। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि हमको एई और ईसी भी कवर करना है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है एई बटा ईसी। तो हम एई किस में आ रहा है, त्रिभुज एडीई में आ रहा है फिर से, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एडीई बराबर होगा एक बटे दो। लेकिन हम इस बार दूसरे तरीके से देखेंगे, इस बार आधार मानेंगे हम एई को, तो आधार हो जाएगा इस बार ए ई। अच्छा, और लंब क्या हो जाएगा, एई, एई के लंब लिए लंब क्या होगा, डीएम, क्योंकि एई पे क्या पड़ा हुआ है, लंब पड़ा हुआ है डीएम, तो डीएम क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, इसको ईसी लाने के लिए हम लेंगे सी डी ई, त्रिभुज एरिया ऑफ सी डी ई, तो वो हो जाएगा एक बटे दो गुणा आधार क्या हो जाएगा इसका, ईसी, और लंब क्या हो जाएगा, डीएम। अच्छा, इस तरह से हो गया। अब हमको सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर ई बटे ईसी। तो हम एडी और डीबी को किस तरह से बटे में लाते हैं, तो देखो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, और इसको 4 मान लिया। तो देखो मैं करता हूं समीकरण 1/2, 1/2 करता हूं तो क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ डी बी ई, ये हो जाएगा 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन, और नीचे क्या जाएगा 1/2 गुणा डीबी गुणा ई एन। अब देखो 1/2 से 1/2 कट गया, और ई एन से ई एन कट गया, तो क्या बचा, ए डी बटा डीबी बचा। अच्छा, इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3/4, तो देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सी डी और ई, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ए डी ई क्या है, 1/2 ए गुणा डीएम,
तो 1/2 AE गुणा DM। अच्छा नीचे क्या जाएगा, 1/2 EC गुणा DM। अच्छा ये ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, तो क्या बचेगा AE बटा EC। अच्छा ये यहां तक ये समझ में आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया 4। एक नया रिजल्ट आ गया हमारे पास, इसको नाम दे दिया मैंने 5। अच्छा ऊपर चलते हैं थोड़ा। अब देखते हैं कि ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब इन दोनों को समीकरण 4 को और समीकरण 5 को मैं किस तरह से रिलेट कर सकता हूँ, इन दोनों में किस तरह से संबंध बना सकता हूँ। तो देखो मेरे को दिख रहा है कि दोनों में ADE है, तो मतलब इनसे तो कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ DBE और CDE है, तो इनसे क्या मिलेगा। लेकिन तो देखते हैं DBE और CDE को देखते हैं। ये DBE है, ये देखो DBE, ठीक है, और ये CDE है। तो इन दोनों को मतलब ये दोनों बन रहे हैं इस बेस पर, इस आधार पर बन रहे हैं दोनों के। दोनों का बेस क्या है, DE। देखो BDE का भी बेस DE है और CDE का भी बेस DE है। तो एक तो बेस समान है दोनों का, आधार समान है दोनों त्रिभुज का। अच्छा, और दोनों त्रिभुज समांतर लाइन के बीच में बन रहे हैं, दोनों समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं। ये समांतर है BC के। तो एक जब पढ़ी होगी प्रमेय होती है एक, कि दो त्रिभुज एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने हो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर से बोलता हूं कि दो त्रिभुज जो कि समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं और उनका आधार समान है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसका मतलब एक जो क्षेत्रफल BDE का और CDE का बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का बेस जो आधार है वो समान है और दोनों ही DE और BC जो कि समांतर रेखाएं हैं उनके बीचों बीच बने हुए हैं। तो ठीक है, ये होता है क्योंकि त्रिभुज त्रिभुज BDE या फिर DBE व त्रिभुज CDE एक की ही आधार DE पर बने हुए हैं तथा दोनों ही समांतर रेखाएं DE व VC के बीच बने हुए हैं। तो इससे क्या है, समान आधार पर बने व समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो दोनों त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ BDE है या फिर DBE है, एरिया ऑफ DVE वो बराबर होगा एरिया ऑफ CDE के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। ये समझ में आया कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं, ऐसे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मैं इन तीनों से समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6, तो देखो मैं क्या करता हूं, इनसे हमको क्या पता चलेगा कि एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DVE, ठीक है, बराबर होगा एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CDE के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर है।
तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। अच्छा, वो एरिया ऑफ एडीई बटे डीबीई क्या था, एडी बटे डीबी, देखो कहां से था आया, देखो एरिया ऑफ एडी बटे डीबी क्या है, एडी बटे डीबी, और एरिया ऑफ एडी बटे सीडी क्या है, एई बटे ईसी। तो एडी बटे डीबी हो जाएगा और ये हो जाएगा एई बटे ईसी। तो हो गया ये प्रूफ। समझ में आया? चलो एक बार फिर से बताते हैं क्या क्या किया। हमको हमको एक पैरेलल लाइन दी थी डी बटे बीसी, समांतर रेखाएं दी हुई थी, हमको सिद्ध करना है एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। लेकिन अब तुम कहेंगे, सब सोचेंगे कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ लंब खींचना था या फिर इन दोनों भुजाओं को मिलाना था। तो ये किसी को पता नहीं चलेगा, या आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएगी एक तरह से। मतलब ये आप पहली बार में देखेंगे या फिर मैं देखूंगा तो हमको समझ में नहीं आएगा कि यही करना है, लेकिन आपको एक तरह से अभी याद कर लेना है और समझ लेना है कि किस तरह से हो रहा है बस। तो हमने लंब बनाया, लंब क्यों बनाया, क्योंकि हम आधार से कुछ संबंध बिठाना चाह रहे थे, आधार हम क्षेत्रफल की हेल्प से कुछ रिजल्ट निकालना चाह रहे थे। तो हम क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल हमने एडीई का क्यों निकाला, क्योंकि हम एडीई की मदद से हम एडी को और डीबी को संबंध बना पाएंगे। एडी को कन्वर्ट किया और फिर बीडीई की हेल्प से हमने डीबी को फाइंड किया। इसी तरह से एई और ईसी को पता करने के लिए हमने एडीई लिया और फिर एक सीडीई लिया। तो इसमें हमारा सी बेस आ जाएगा और एई बेस आ जाएगा, उसमें हमारा एडी बेस आ जाएगा और डीबी बेस आ जाएगा। तो इस तरह से, और हमने इन्हीं त्रिभुज को क्यों टारगेट किया, क्योंकि इनका जो लंब है वो समान है, तो वो लंब लंब कट जाएगा तो आधार आधार बचेगा, फिर हम आधार आधार की हेल्प से हम रिजल्ट्स ले सकेंगे। तो इस तरह से हमने ये किया, आपको याद रखना पड़ेगा ये थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, पहले एरिया ऑफ एडीई निकाला, तो इस बार एडी को आधार माना। तो एरिया ऑफ एडीई कैसे निकाला, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है EN। अच्छा, और दूसरा त्रिभुज क्या है, बीडीई लिया, क्योंकि यहाँ पे हमको जो डीबी है वो हमारा आधार बन जाएगा, और इस त्रिभुज के लिए भी लंब यही रहेगा EN, तो इसका भी EN हो गया। इस तरह से हो गया। अब फिर दोबारा हमने एडीई क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमको इस बार एई भी टारगेट करना है, एई को भी फाइंड करना था। तो 1/2 एई गुणा डीएम कर दिया, डीएम इसका लंब हो गया। फिर इस तरह से सीडीई क्यों लिया, क्योंकि इस बार हमको ईसी लेना था और इसका भी लंब डीएम ही होगा। तो इस तरह से 1/2 गुणा ईसी गुणा डीएम कर दिया। अब हमको क्या है, एडी बटा डीबी फाइंड करना था, एई बटा ईसी फाइंड करना था। तो एई बटा डीबी और एई बटा ईसी करने के लिए हमने क्या किया, इनको समीकरण को भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमको इस तरह से ये में ये संबंध मिल गया। अच्छा, ये संबंध मिल गया था, तो अब इन दोनों में संबंध, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 में संबंध बिठाने के लिए हमको कुछ ना कुछ इनके क्षेत्रफल में संबंध बिठाना था। हमको पता था कि एडीई का क्षेत्रफल और एडीई का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, बस कमी कहाँ थी कि जो क्षेत्रफल और त्रिभुज डीबीई है और सीडीई है, यदि ये किसी तरह से बराबर हो जाए तो ये भी सारा का सारा बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए हमने देखा, ऊपर देखा कि डीबीई और सीडीई में कुछ पता चल सकता है क्या, तो हमने देखा डीवीई भी एक ही आधार पे बने हुए हैं और सीडीई भी एक ही आधार पे, डीई पे, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। तो दो त्रिभुज जो कि एक ही आधार पर बने हो और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से, अब ये कहां से आया, ये पुरानी कक्षाओं में पढ़ा दिया गया है, अभी आपको याद नहीं आया होगा, लेकिन अभी इसको फिर से रिवाइज करके अब याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हमको पता चल गया। तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर दिया और ये फाइनल रिजल्ट आ गया। समझ में आया? ठीक है, एक बार खुद से करेंगे लिख के पूरा तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 6.2, ठीक है। इसमें क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अच्छा, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है पहले तो ये, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, मतलब एक त्रिभुज होगा, फिर से वही ABC, तो एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब कोई एक रेखा है DE, एक ही अनुपात में विभाजित करें। ये तुमको नहीं लगता कि पुरानी वाली जो 6.1 पड़ी थी उसका ही उल्टा है, विपरीत है इसका,
उसमें क्या था कि एक रेखा समांतर थी, तो हमको सिद्ध करना था कि वो समान अनुपात में विभाजित करेगी, और इसमें दिया है कि वो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो हमको वो तीसरी रेखा जो है उसके समांतर होगी। मतलब इसमें क्या दिया है इसमें क्या क्या दिया है पहले तो वो देखते हैं हमको दिया क्या क्या है। तो दिया है हमको कि जो डी भुजा है वो समद्विभाजित वो विभाजित करती है एक ही अनुपात में। इसका मतलब AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। ये विभाजित करती है समान अनुपात में, मतलब AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। ये समझ आ गया। आगे चलते हैं, हमको एक इसमें रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे DE डैश। ई डैश डैश मतलब कुछ अलग से एक और पॉइंट बना देंगे यहाँ, जो कि समांतर होगी BC के। अपने मन से बना रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए। क्या करेंगे हम, एक रेखा बनाएंगे यहां से इस तरह से ई डैश। तो डी ई डैश क्या है, BC के समांतर है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि DE है वो समांतर है BC के। कैसे पता चला, तो उसमें लिखा है एक ही अनुपात में विभाजित करते हुए तीसरी भुजा के समांतर होती है। कौन सी भुजा, DE है वो BC के समांतर होगी, ये मेरे को सिद्ध करना है। इसमें लिखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो भुजा हो गई मेरी DE, तो भाई तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब DE समांतर होगी BC के। ये मेरे को सिद्ध करना है। चलो करते हैं कैसे करना। अच्छा, अब देखो मैंने माना कि मैंने एक नई रेखा बनाई थी DE डैश जो कि समांतर थी BC के। यदि मैं किसी तरह से पता कर दूं कि ई डैश और ई ये दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब ऐसा कोई ई डैश पॉइंट ही नहीं है अलग से, ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो मेरे को यहाँ पहले पता है कि DE डैश तो समांतर है BC के। और मैं बोल दूं कि ई और ई डैश एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई डैश की जगह मैं ई लिख सकता हूं, तो वो DE भी समांतर हो जाएगी BC का, सिद्ध हो जाएगा मेरा। तो हम कुछ ट्राई करेंगे कि हम ये ऐसा सिद्ध कर दें कि ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है। हमने बना दिया है बात, वो बात अलग है कि ई डैश को हमने अलग बना दिया, लेकिन हम इस तरह से सिद्ध करेंगे इसको कि ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, तो डी ई डैश तो समांतर है BC के जैसा कि हमने माना है, और ई डैश और ई हम एक ही पॉइंट है ऐसा सिद्ध कर देंगे हम। तो मैं DE डैश को क्या लिख सकूंगा, DE लिख सकूंगा, और वो DE डैश समांतर थी BC के, तो DE भी समांतर हो जाएगी BC के, और मेरा सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया, चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे आप, देखो त्रिभुज ABC में, ठीक है ABC में हमको पता है DE डैश समांतर है DE डैश समांतर है BC के, ठीक है। तो आपको पता है जब दो एक रेखा कोई समांतर होती है दूसरी रेखा के, तो क्या होता है वो समान अनुपात में विभाजित करती है, प्रमेय 6.1 से। तो आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रमेय 6.1 से, लेकिन आपको पूरी प्रमेय ही लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, पूरी लिखनी है यहाँ पे, आपको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, अच्छा DE डैश समांतर है BC के, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रमेय 6.1 से मेरे को पता चल जाएगा कि जो AD है AD बटा DB बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C। तो कैसे आया है, हमने देखा था कि कोई भुजा, कोई रेखा, एक रेखा जो कि समांतर है दूसरी रेखा के BC के, तो वह समान अनुपात में विभाजित करती है। 6.1 में हमने देखा था। तो DE डैश भुजा है वो BC के समांतर है, तो DE डैश इसको विभाजित करेगी समान अनुपात में, तो AD बटा DB बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C। यहां से यहां तक का और फिर यहां से यहां तक का, इस तरह से यहां से यहां तक का और फिर यहां से यहां तक का, इस तरह से। तो AD बटे DB बराबर होगा AE डैश बटे AD ए डैश E डैश C के लिए। फिर से समझा देता हूँ एक बार कैसे हुआ ये।
पिछली वाली थ्योरम में क्या था, ए बी सी था, कोई डी ई है, और यदि डी ई समांतर है बी सी के तो क्या होता था, ए डी बटे डी बी, और ये बराबर होता था ए ई बटे ई सी के। होता था कि नहीं होता था? तो इसी तरह से क्या है इस बार डी ई डैश समांतर है बी सी के, तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी और ए ई डैश बटे ई डैश सी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या था, ई और ई डैश को एक तरह से एक सिद्ध करना। तो हम क्या करेंगे, देखो अब ये पता चला कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई डैश बटे ई डैश सी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमको जो इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई थी उसका उपयोग करेंगे। हमको दिया हुआ था ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी के। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में पहले से ही। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, समीकरण। अब देखो ये ए डी बटे डी बी है, इधर भी ए डी बटे डी बी है, और ए ई डैश बटे ई डैश सी, ए ई बटे ई सी। तो इसका मतलब इन दोनों को मैं कंपेयर करूं समीकरण 1 एंड 2 से, तो क्या पता चलता है कि ए ई डैश बटे ई डैश सी, ए डैश बटे ई डैश सी बराबर है ए ई बटे ई सी के। कैसे कि ए डी बटे डी बी और ए डी बटे डी बी ये दोनों बराबर है, तो ए डैश ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ठीक है। अच्छा, अब मेरा मोटो क्या है, ई और ई डैश को सिद्ध करना। अब देखो इसमें थोड़ा सा देखो, ए ई डैश बटे ई डैश सी, ए ई बटे ई सी, इसको समझो क्या है हो सकता है। मेरे को इसको यहां से ठीक है, मैं दूसरा बना देता हूँ इधर। तो ये देखो इधर क्या होगा, इस तरह से था ए बी सी और यहाँ डी ई और इस तरह से ई डैश। ठीक है। तो देखो ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर है ए ई बटे ई सी। इसका मतलब मेरे को ई और ई डैश को सिद्ध करना है कि ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो इन दोनों को मैं यदि जोड़ू, मतलब इसको, इस पार्ट को ई डैश और ई डैश सी को, तो क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। और ए ई और ई सी को जोड़ू तो भी ए सी बन जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं कॉमन आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों को मैं जोड़ के देखता हूँ। तो एक मिनट, मैं इन दोनों साइड, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने से क्या होगा अभी समझ में आएगा। देखो ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1 बराबर है ए ई बटे ई सी प्लस 1। दोनों तरफ एक जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा समीकरण में। अब देखो क्या होगा, इसको जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई डैश सी लेस आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ आ जाएगा ए ई डैश, और इसको यहाँ कुछ नहीं है तो ये ई डैश सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई डैश सी आ जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ ई सी लेस आ जाएगा, और ई सी से ई सी कट जाएगा, ए ई आ जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये ई सी आ जाएगा फिर से। ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या होगा, ए ई डैश, ये ए सी लाइन है और यहाँ ई डैश है और यहाँ ई है। ठीक है। तो ये ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या हो जाएगा, ए सी। इसको क्या लिख दूंगा, ए सी बटे ई डैश सी। अच्छा, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी, ये भी क्या हो जाएगा, ए सी बटे ई सी। तो मैंने प्लस 1 क्यों किया, ताकि जो ऊपर का है वो दोनों समान आ जाएंगे, एसी एसी आ जाएगा। अब देखो एसी एसी समान आ गए तो एसी से एसी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ई डैश सी बराबर है ई सी के, या फिर ई सी बराबर है ई डैश सी के। बात एक ही है। अच्छा, अब ई सी बराबर है ई डैश सी के। देखो इस तरह से एक लाइन है, सी है, यहाँ ई है और यहाँ ई है और ये ई डैश है, और ये दोनों की लंबाई बराबर है। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि सी ई और सी ई डैश की लंबाई बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ई और ई डैश एक ही पॉइंट है। मैं कहता हूं कि आप यहाँ खड़े हो और एक आपका दोस्त है, ये आप ए हो, ये आपका दोस्त बी है, इसकी लंबाई
आपके इसकी लंबाई है 5 मीटर, ठीक है। और एक और दोस्त है आप ही की लाइन में खड़ा है जो कि सी है, उसकी लंबाई भी 5 है, तो सी भी तो इसका मतलब आप ही के पास खड़ा है, क्योंकि उसकी लंबाई 5 है, इसका मतलब वो भी तो आप ही के पास खड़ा है, तो इसका मतलब ई और ई डैश क्या है, बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ई बराबर है ई डैश के, मतलब ई एवं ई डैश एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु है। और जो हम चाह रहे थे वो सिद्ध हो गया कि ई और ई डैश एक ही बिंदु है। और हमने क्या माना था, देखो अब हमने क्या माना था कि डी ई डैश है वो समांतर है बीसी के, ये माना था, हमने रचना करी थी इसकी। लेकिन अब हमको पता चला कि ई और ई डैश तो एक ही है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डी ई है वो है समांतर बीसी के। क्यों? क्योंकि ई और ई डैश तो एक ही है, और ये तो हमको सिद्ध करना था। नीति सिद्ध हो, ये सिद्ध हो गए। समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इसको कैसे किया। हमको सिद्ध करना था कि डीई है वो समांतर है बीसी के, तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक रचना कर ली, डीई डैश समांतर है बीसी के, एक अलग से पॉइंट बना दिया ई डैश करके, जो डी से पास हो रहा था उसको मैंने मान लिया कि वो बीसी के समांतर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या किया कि अब मैंने देखा कि इनको रिलेट कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने प्रमेय 6.1 का यूज किया, फिर देखा कि कोई भी रेखा समांतर होती है बीसी के तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो एडी बटे डीबी बराबर होगी ए डैश बटे ई डैश सी के। ये हमने प्रमेय 6.1 में पढ़ा था। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडी बटे डीबी है ना वो ई बटे ई सी के है, तो हमने दोनों का उपयोग करके हमने पता करा कि ए डैश बटे ई डैश सी बराबर होती है ए बटे ई सी के। इतना हमको ज्ञान हो गया। अब हमने एक क्यों जोड़ा, हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, हमने देखा जब उस आकृति को, तो हमको पता चल रहा है कि हमें इसमें एक जोड़ देंगे तो कहीं ना एक चीज समान आ जाएगी, और वो थी एसी। तो मैंने दोनों तरफ एक जोड़ के देखा, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था वो एसी बन गया दोनों तरफ। दोनों एसी बन गया तो एसी से एसी कट गया, इसका मतलब ई डैश सी और ई सी बराबर है, दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब ई और ई डैश एक ही बिंदु है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही बिंदु है। और ई और ई डैश एक ही बिंदु है, तो मैं कह सकता हूं कि यदि डी डैश समांतर है बीसी के, जो कि हमने माना था, तो डीई भी समांतर होगी बीसी के, क्योंकि ई और ई डैश तो एक ही बिंदु है। समझ में आया? तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रमेय 6.1 और 6.2 को खुद से करने का ट्राई करेंगे, एक बार देखेंगे, फिर खुद से अपने आप से लिखने का ट्राई करेंगे इसको पूरी को। ये आपका एक तरह से होमवर्क रहेगा, इसको खुद से करेंगे क्योंकि ये प्रमेय आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। कि क्यों रचना है वो याद करनी है, एक बार रचना आपको याद हो गई तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है। एक तरह से आपको एक खुद से नहीं आती है चीज दिमाग में कि हमको रचना करनी ही करनी है, अभी आपको समझ में आ गया है, अब एक बार फिर से समझेंगे और फिर इसको फिर देखेंगे और खुद से करने का ट्राई करेंगे। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।